हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। क्या हाल है भाई लोग। यस, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? जल्दी से बताएं, क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? यस जनता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ी सी चैट का साइज बढ़वाते हैं, चैट जूम कर दो। हाँ जी, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस, हाँ जी भाई लोग, तो हम आ गए हैं विद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 5 पर। हम आ गए हैं विद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 5 पर, जहां पे हम लोग गैल्वेनिक सेल के आगे बढ़ेंगे। अब हमने पिछले 4 लेक्चर्स में गैल्वेनिक सेल पे बहुत सारी बातें करी थी। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे और उसके आगे की चर्चा करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, हम लोग बात करेंगे चालकता के बारे में। तो पहले मुझे ये बताओ, हाँ बेटा, कल क्लासेस ऑफ रहेंगी, इंडिपेंडेंस डे है, नेशनल हॉलीडे है, बट यस, जल्दी से मुझे बताओ, जो भी हमने पिछली क्लास तक पढ़ा था सब क्लियर है ना? रिवाइज किया होगा आप लोगों ने, सब कुछ ठीक है वहां तक? यस, हाँ जी। सुधित यादव, मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में? भाई मुझे एक बात बता, कैसे पढ़ पाएगा तू? किस तरीके के गाने बजाएं, रंगारंग कार्यक्रम करवाएं, किस तरीके से यहां पे माहौल बनाया जाए कि तेरा पढ़ाई में मन लगे, है? तू बता दे भाई। पहले ये कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ बेटा, कल छुट्टी रहेगी। यस, बिल्कुल छुट्टी रहेगी। हाँ जी, लाइटनिंग मस्त है, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, नया स्टूडियो है, दूसरे स्टूडियो में हो रही है आज क्लास। हाँ भाई, बढ़िया। चलिए, तो अगर यहां तक सब कुछ ठीक है, जन्माष्टमी की छुट्टी होगी क्या? भाई अब ऐसे तुम कह दोगे कि सर किसी दिन तो अमावस्या है तो उसकी छुट्टी होगी क्या, पूर्णिमा है तो उसकी छुट्टी होगी क्या? ऐसे कैसे छुट्टियां करते रहेंगे भाई, फिर पढ़ेंगे कब? ऐसा अगर हर चीज की छुट्टी करते रहे तो पढ़ेंगे कब? 15 अगस्त और 26 जनवरी तो नेशनल हॉलीडे है बॉस, तो करनी पड़ती है छुट्टी। अब ऐसे हर दिन की थोड़ी छुट्टी करते हैं। आपको भी इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत 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 आजादी मुबारक हो। बी प्राउड टू बी एन इंडियन। यस, और आप भी कुछ ऐसा करें कि अपने देश के काम आ सके, अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर सके, तो उसके लिए पढ़ाई करें प्लीज थोड़ी सी। यस, हाँ जी सर, अभी भी काम आ ही रहे हैं घर वालों के गालियां खाने के लिए। जब उन्हें डांटना होता है तो मैं सर घर के अंदर एकदम फ्री का वो हूं आइटम, जिसको कोई भी डांट सकता है, राइट? सबका मेरे पे ही जोर चलता है, तो अभी भी मैं काम तो आ ही रहा हूं देश के। मेरे घर वालों की फ्रस्ट्रेशन मेरे पे उतरती है, वो रिलैक्स हो जाते हैं, है ना? सही बात है, इस तरीके से काम तो आ ही रहे हो तुम लोग। चलिए जी, यस, हाँ जी, चलिए 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 आगे बढ़े। आओ भाई लोग, पढ़ाई शुरू करते हैं यार। नींद आ रही है, नींद क्यों आ रही है? आनी तो नहीं चाहिए। आज कम सोए हम थोड़ा, कल दोस्त का जन्मदिन था तो बाहर चले गए थे, रात को बड़ा लेट आए, नींद पूरी हो नहीं पाई। बड़ा कलेश है जीवन में। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं चालकता के बारे में, और जब हम चालकता की बात कर लेंगे तो हम बात करेंगे मोलर चालकता के बारे में। और जब हम मोलर चालकता डिस्कस कर लेंगे तो हम बात करेंगे तुल्यांकी चालकता के बारे में। और हम फिर करेंगे तनुकरण का प्रभाव डिस्कस। तनुकरण का प्रभाव डिस्कस, ये सारी बातें हमें करनी है, साथ साथ हमें करनी है थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस। ठीक है जी, ये सारी बातें करनी है एंड थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। सही है। एक बच्ची कह रही है अभी अभी बैच लिया है, बैकलॉग कैसे करूं? बेटा डेली देखते जाओ कुछ 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 पोर्शन। थोड़े आपको एफर्ट ज्यादा मारने पड़ेंगे, थोड़ी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारा पोर्शन हो गया है। क्लासेस सारी अटेंड करो, ताकि जो क्लास में चल रहा है वो तो पैरेलली करते जाओ। जैसे जैसे टाइम मिले पुराना कवर करते रहो, ठीक है, एक एक दो दो चैप्टर करके। ये देखो स्कूल में अब क्या आने वाला है, कैसा चल रहा है, दैट वे। जब संडे आए तो उसको यूज करो, कल की छुट्टी है उसको बेहतरीन तरीके से यूज करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। यस साहिल गुप्ता, बिल्कुल 100%। चलिए जी, शुरू करें, आइए। ध्यान से देखिएगा, बातचीत करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जिसे कहते हैं चालकता। जिसे कहते हैं चालकता। ओके, आइए भाई शुरुआत करें। बेटा
आप लोगों ने चालक शब्द का नाम तो सुना होगा, चालक शब्द का नाम सुना होगा। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत उत्पन्न करने के लिए काम में आते हैं, है ना, ऐसे पदार्थ उन्हें चालक कहते हैं। हम बचपन में कहते थे ना, ये विद्युत का अच्छा चालक है, बुरा चालक है, सारी बातें करते थे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग चालक को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स में जो आप लोग पढ़ते हो उन्हें कहते हैं धात्विक चालक, ठीक है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो धात्विक चालक। अच्छा जी, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत अपघटनीय चालक। प्लीज ध्यान से समझें, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं धात्विक चालक, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वैद्युत अपघटनीय चालक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेटालिक कंडक्टर्स, और केमिस्ट्री में हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। आइए जी बात करें इनके बारे में डिटेल में। बेटा फिजिक्स में जो मेटालिक कंडक्टर पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं जैसे तार हो गई, है ना, जैसे वायर हो गई, तो वायर से आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसकी वजह से चालकता आती है। जबकि केमिस्ट्री में हम लोग वायर वगैरह की बात नहीं करेंगे, केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं कि एक बीकर है, उसमें कोई विलयन है, वैद्युत अपघटनीय विलयन है, उसके हिसाब से क्या होगा। अगर उसके हिसाब से बातचीत करनी है तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हम बोलते हैं धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। धात्विक चालक में क्या होता है, धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जबकि अगर हम वैद्युत अपघटनीय चालक की बात करें, धारा का प्रवाह जलीय विलयन में मौजूद आयनों की वजह से होता है। यहां पे धारा का प्रवाह जलीय विलयन में मौजूद आयनों की वजह से होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे, देखना ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं फिजिक्स में चालक कैसा होता है, तो वो दिखने में ऐसा होता है। अगर मैं बात बताऊं फिजिक्स में चालक कैसा होता है, तो ऐसा होता है। ये हमारा वायर है, ठीक है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये हमारा वायर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अगर मैं आपसे बात करूं केमिस्ट्री में क्या होता है, ये हमारा बीकर है, आप ये मान लीजिए कि इधर वाला एंड है कैथोड, इधर वाला एंड है एनोड, इसको हम कहते हैं कैथोड, सॉरी एनोड। धनात्मक टर्मिनल को यहां कहते हैं एनोड और ऋणात्मक टर्मिनल को कहते हैं कैथोड। और हमने क्या कर रखा है, इन दोनों को ऊपर किसी एसी स्रोत से जोड़ रखा है। एसी स्रोत क्या होता है बेटा, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ना, एसी और डीसी। डीसी में तो बैटरी आती है, एसी में सिंपल तार से जोड़ते हैं, है ना, बीच में वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर कुछ वैसा लगा देते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल में किया था। तो यहां हमने उससे जोड़ा है। यहां मैंने अंदर कोई विलयन भरा हुआ है, सपोज करो मैंने इसके अंदर भरा हुआ है केसीएल का विलयन।
अगर मैंने KCl का विलियन भरा हुआ है तो इसमें K प्लस होगा और Cl माइनस होगा। अगर मैंने KCl का विलियन भरा हुआ है तो इसमें K प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो होगा क्या, जैसे ही जल में जाएंगे तो धनायन भागेगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ, ऋणायन भागेगा धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ, तो K प्लस सारा का सारा भागेगा इस तरफ। इसी तरह Cl माइनस सारा का सारा भागेगा इस तरफ। तो हम बोलते हैं जो आयनों का मूवमेंट है विपरीत आवेशों की तरफ, विपरीत टर्मिनलों की तरफ, इस वजह से जो सेल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल बोलते हैं। इस सेल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल बोलते हैं। वहां हो गए इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जबकि यहां धारा का प्रवाह आयनों की वजह से हुआ है। यह बात है, ठीक है। तो हमें केमिस्ट्री में यह डील करना होता है, ये फिजिक्स का है, तो हम तो यहां पे आयनों की वजह से धारा का प्रवाह मानेंगे। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर आप ताप बढ़ाते हो तो प्रतिरोध के साथ क्या होता है, आर होता है प्रतिरोध और जी होता है चालकत्व। तो समझने की कोशिश करना, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं आर होता है रेजिस्टेंस और जी होता है कंडक्टेंस। और हम हमेशा यह पढ़ते हैं कि प्रतिरोध और चालकत्व एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। प्रतिरोध और चालकत्व एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, यहां जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, यहां जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है प्रतिरोध बढ़ता है। क्यों प्रतिरोध बढ़ता है? क्योंकि बेटा ये जो वायर है इसमें मैंने तुम्हें दिखाए तो इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें धनायन भी तो होंगे बहुत सारे, और जब ताप बढ़ता है तो धनायन हो या ऋणायन सभी का मूवमेंट बढ़ जाता है। अगर धनायनों का मूवमेंट भी बढ़ गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन को ऐसे चक्कर काटना है, जो सीधा जाना है, उस चलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि बीच बीच में धनायन से वो टकराता रहेगा, और टकराता रहेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो बेटा चालकता जो है वो क्या हो जाएगी, चालकत्व जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चालकत्व जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ताप बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ा तो चालकत्व घटा। बल्कि अगर आप यहां बात करेंगे केमिस्ट्री में तो बेटा जैसे जैसे ताप बढ़ेगा हम बोलेंगे वैद्युत अपघटन जो है आपका, जो आपका ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसका क्या होगा, वैद्युत अपघटेगा, इसका विघटन और बढ़िया होगा। अगर इसका विघटन और बढ़िया होगा मतलब ज्यादा आयनों में टूटेगा, यानी कि ज्यादा मूवमेंट होगा विपरीत आवेशों के टर्मिनल की तरफ, और अगर ज्यादा मूवमेंट होगा तो हम बोलेंगे चालकता भी बढ़ेगी, चालकता भी बढ़ेगी। और अगर चालकता बढ़ेगी यानी कि प्रतिरोध घटेगा, है ना जी, ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, इसका रीजन बताता हूं। यहां पे आपको 3 तरीके के आकर्षण बल दिखेंगे, यहां पे आपको 3 तरह के आकर्षण बल दिखेंगे। देखना ध्यान से, 3 तरह के आकर्षण बल। एक तो विलय के कणों में आपस में, विलय विलय में, एक विलायक विलायक में, और तीसरा विलय विलायक में। हां जी, पहला है विलय विलय में, मतलब KCl के कण जो आपस में, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, है ना। दूसरा है विलायक विलायक में, विलायक मतलब जल के अणु, तो आपको पता है ना जल के अणु आपस में हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं, जल के अणु आपस में हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। और आखिरी है विलय विलायक, तो बेटा विलय विलायक के बीच में तो होना ही है आकर्षण। K प्लस जो है वो जल की O वाली साइड से आकर्षित होगा, Cl माइनस जो है वो जल की H वाली साइड से आकर्षित होगा, तो इनमें तो आपस में आकर्षण होना ही है। तो बेटा जी 3 तरीके के आकर्षण बल होते हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि ताप बढ़ेगा तो ये सारे आबंध टूटेंगे, और अगर ये सारे आबंध टूटेंगे इसका मतलब क्या होगा,
अगर ये सारे आबंध टूटेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, चालकता जो है वो क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। बताना जी, समझ में आती है ये वाली बात? बताना भाई, समझ में आ रही है क्या ये वाली बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां तक? ठीक है, अच्छा जी। अगर ये क्लियर है तो अगला पॉइंट मैंने बोला कि यहां पे समय के साथ में धात्विक चालक में किसी प्रकार का कोई भौतिक चेंज नहीं आता। हमने बोला देखना जरा, ये बात समझ में आती है क्या कि समय के साथ में कोई भौतिक चेंज नहीं आता। पर अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री में, अगर मैं बात कर रहा हूं आपके केमिस्ट्री में वैद्युत अपघटनीय चालक में, तो वहां पे क्या बोलोगे? वहां पे क्या लगता है क्या होगा समय के साथ में? हम बोलेंगे वहां पे भैया ऐसा है कि समय के साथ भौतिक और रासायनिक दोनों चेंजेस आ सकते हैं। मतलब यहां भी भौतिक चेंज तो आता है, रासायनिक चेंज नहीं आता, सॉरी, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, बट यहां केमिकल रिएक्शन हो रही है ना? ये देखो, ये केमिकल रिएक्शन है एक तरीके की, तो हम बोलते हैं यहां समय के साथ भौतिक एवं रासायनिक चेंज आते हैं। समय के साथ भौतिक एवं रासायनिक चेंजेस आते हैं। ठीक है जी, ये बात हमने करी है। प्लीज ध्यान से देखना, कोई भी दिक्कत है तो बताओ यहां तक, कोई भी दिक्कत है तो बताओ यहां तक, आगे बढ़े? ठीक है जी, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है सबको। देखे जरा, यस, जल्दी बताना तो, यहां तक सब कुछ ठीक है क्या? क्लियर है? ठीक, ये तो मैंने थ्योरी के पॉइंट्स बताए। अब हम इस पे न्यूमेरिकल वाली बातें करेंगे कि भाई इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना? हम बात ये करते हैं कि इन पे सवाल कैसे आते हैं, क्या पूछा जाता है। बढ़िया बात है। अगर ये बच्चों को क्लियर है तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि भैया अब एक बात देखो, अगर आप ये फिजिक्स में तार देखते हो, ठीक है, अगर आप ये तार देखते हो तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। और अगर आप देखते हो यहां पे केमिस्ट्री में ये बीकर, हमने बोला इसके अंदर आपका विलियन भरा हुआ है, इसे हमने एनोड की रॉड बोल दिया, इसे हमने राइट साइड वाली को कैथोड की रॉड बोल दिया, और ऊपर हमने इसको लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, एसी सोर्स से। तो ये हमारी कैथोड की रॉड है, ये मानो आप लोग, और ये हमारी एनोड की रॉड है। ठीक है ना? बढ़िया। तो इसके अंदर विलियन है। तो अब आप एक बात देखो, जब आप फिजिक्स में प्रतिरोध निकालते हो, जब आप फिजिक्स में प्रतिरोध निकालते हो तो आप कहते हो वायर की लंबाई है L, क्षेत्रफल है A, तो हम बोलते हैं कि प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो L बाय A। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बाय A। अगर प्रतिरोध का फॉर्मूला रो L बाय A है तो बेटा यहां पर भी प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बाय A। बट सर यहां L और A क्या होगा? समझो बात, हम कहते हैं L है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। L आपका क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। और A क्या है? ये जो आपकी रॉड है इसका कितना हिस्सा डूबा हुआ है वैद्युत अपघट्य के साथ, उसका क्षेत्रफल। इसका कितना हिस्सा डूबा हुआ है विलियन में, उसका क्षेत्रफल। तो हम यहां लिखते हैं L है
इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और ए क्या है? रॉड का जितना हिस्सा विलयन में डूबा हुआ है, उसका क्षेत्रफल। रॉड का जितना हिस्सा विलयन में डूबा है उसका क्षेत्रफल। सपोज करो पूरी रॉड का क्षेत्रफल है 4 मीटर स्क्वायर, पर अगर आधा ही रॉड डूबा हुआ है विलयन में, तो आपके काम का एरिया होगा 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर पूरा रॉड डूबा हुआ है तो 4 मीटर स्क्वायर। तो वैसे हम लोग देख लिया करेंगे। अब केमिस्ट्री में ना प्रतिरोध नहीं निकालते, केमिस्ट्री में चालकत्व चलता है। तो हम ये बोलेंगे कि 1/r को कहते हैं जी, चालकत्व, और 1/ρ को कहते हैं कप्पा, इसे कहते हैं चालकता। ठीक है जी, इसे कहा जाता है कप्पा, इसे क्या कहते हैं? कप्पा। ठीक है जी, 1/ρ को कहते हैं कप्पा। तो अगर मैं यहां पे वो बात करूं तो रो को इधर ले जाऊं, आर को इधर ले आऊं, या कुछ भी, तो मैंने बोला कि इसको ऐसे लिख देते हैं, 1/ρ इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। ठीक है, तो 1/ρ को मैंने बोल दिया कप्पा, 1/r को मैंने बोल दिया जी, इंटू ये जो L/A है, ये क्या है? हमने बोला इस एक सेल के अंदर अंदर तुम एक बार KCl डाल दो, खाली कर दो, K2SO4 डाल दो, खाली कर दो, NaCl डाल दो, खाली कर दो, Na2SO4 डाल दो, खाली कर दो, कोई और वैद्युत अपघट्य डाल दो, खाली कर दो। तुम बार बार अंदर का विलयन ही तो चेंज कर रहे हो। क्या कैथोड एनोड की रॉड चेंज कर रहे हो? नहीं, ये तो प्लैटिनम की बनी हुई होती है, वही है। क्या इनके बीच की दूरी चेंज कर रहे हो? नहीं। मतलब क्या किसी भी सेल के लिए, इसको अगर मैं चालकता सेल बोलूं, इसे मैं क्या कहता हूं? चालकता सेल। इसे मैं क्या कहता हूं? चालकता सेल। तो इस सेल के लिए क्या L/A का जो अनुपात है वो फिक्स है क्या? इस सेल के लिए L/A का अनुपात फिक्स है क्या? अगर L/A का अनुपात फिक्स है तो हम बोलेंगे इसे कहा जाता है G स्टार। इसे कहते हैं सेल नियतांक। सेल कांस्टेंट। L/A को क्या कहते हैं? G स्टार, मतलब सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट। तो कापा क्या हो गया? G इंटू जी स्टार। कापा क्या हो गया? G इंटू जी स्टार। तो ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आने वाला है। कापा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। अगर हम यहां यूनिट्स की बात करें, अगर हम यहां यूनिट्स की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि G की यूनिट क्या होती है? तो G की यूनिट होती है 1/r, है ना? तो हम इसे बोलेंगे या तो ओम इनवर्स, या हम बोलेंगे MHO, ठीक है, या हम इसे बोलेंगे साइमंस। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है S से, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है S से। थोड़ी जगह बना लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। मैंने इसे बोला ओम इनवर्स, क्योंकि प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है, तो 1/r हो गया ओम इनवर्स, या MHO या साइमंस। ठीक है जी। अगर आपसे कोई कहे G स्टार की यूनिट बताओ, तो बेटा जी हम बोलते हैं दूरी नापी सेंटीमीटर में, प्रतिरोध नापा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो L/A क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। ये रेशियो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। बढ़िया है। ठीक है जी, जी हो गया, जी स्टार हो गया। अब क्या आया? कप्पा। अगर मुझे बात करनी है कप्पा की, तो अगली यूनिट की बात करेंगे अगर इन दोनों के आधार पे, तो आप देखें जरा, कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स।
समझे क्या बात? समझे क्या बात? तो केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला यूज होगा और इसके हम ये वाले फॉर्मूले बनाएंगे और ये वाली यूनिट्स लगाएंगे। प्लीज गौर से देख लें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। यस। हाँ जी, सही है। आइए इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर इस पे क्वेश्चन करके देखें तो बात आगे से अच्छे से समझ में आएगी। देखो ध्यान से क्या सवाल, देखो ध्यान से क्या सवाल। सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है, यदि कोई चालकता सेल, प्लीज गौर से देखिएगा, प्लीज गौर से देखिएगा, यदि कोई चालकता सेल जिसमें कैथोड एवं एनोड 'यदि कोई चालकता सेल जिसमें कैथोड एवं एनोड प्लैटिनम से बने हैं एवं इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल, तथा क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि सेल का प्रतिरोध, यदि सेल का प्रतिरोध 50 ओम हो, यदि सेल का प्रतिरोध 50 ओम हो तो चालकता कितनी होगी? तो चालकता कितनी होगी? ठीक है, यदि सेल में विलयन आधा भरा हुआ है, ये भी डेटा दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप लोग ध्यान से चेक करिएगा ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, ये चार ऑप्शंस है। प्लीज पढ़े ध्यान से, ट्राई करें क्वेश्चन को, फिर हम डिस्कस करते हैं। ट्राई करें क्वेश्चन को, फिर हम डिस्कस करते हैं।
हाँ जी, डिस्कस करें, करो भाई। कैसे करेंगे, ध्यान से डेटा पढ़ो पूरा, आसान सवाल है। यदि कोई चालकता सेल जिसमें कैथोड और एनोड प्लैटिनम से बने हैं एवं इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर है, तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एवं क्षेत्रफल है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यदि सेल का प्रतिरोध 50 ओम है, यदि सेल का प्रतिरोध 50 ओम है तो उसकी चालकता कितनी होगी? मुझसे कापा पूछा गया है। यदि सेल में विलयन आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है इसका मतलब हमारे काम का एरिया जो है, इफेक्टिव एरिया, वो केवल कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रॉड की पूरी रॉड का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर अगर विलयन आधा भरा हुआ है तो आधी रॉड ही तो डूबी हुई है, यानी कि 10 में से काम केवल कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज ध्यान देने वाली थी। अगर ये चीज ध्यान देने वाली थी तो कापा निकालना है। कापा का फॉर्मूला होता है जी इंटू जी स्टार। जी होता है 1/r यानी कि 1/50, इंटू जी स्टार होता है L/A यानी कि 1.5 डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया 0.3, है ना? तो ये वैल्यू आ गई 0.3 डिवाइडेड बाय 50, तो ये वैल्यू आ गई 3/500। 3/500 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर 3/500 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है तो कापा का मान आ गया 3/5 इंटू 10⁻², साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये वैल्यू आ गई 0.6 इंटू 10⁻², साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि 6 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर 6 इंटू 10⁻³ है यानी कि 0.006 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। देख पा रहे हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। तो ये चीज ध्यान देनी थी कि कितनी रॉड भीगी हुई है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी समझनी। तो अगर डी ऑप्शन है तो 32% जनता ने सही जवाब दिया है। शिन सेवन, हर्षित मिश्रा, केशव प्रताप, लकी, शिव शुक्ला, अवनी, किशन शर्मा, विकास गुप्ता, हिमांशी, मनीषा यादव। ओके बेटा, यस, यहां तक सब ठीक है क्या? प्लीज ध्यान से देखें, क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस, प्लीज ध्यान से देखें, क्वेश्चन समझ में आया क्या? मुझे एरिया वाली बात ध्यान से देखनी थी, क्योंकि अगर मैं एरिया ध्यान से देख लूंगा तो जी स्टार से ही निकल जाएगा, और जी स्टार से ही निकल गया तो काम बन ही गया। अगर जी स्टार से ही निकल गया तो काम बन ही गया। ठीक है, बढ़िया है। ओके जी, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं बेटा, वो वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे गले की प्रॉब्लम है। गला थोड़ा बैठा हुआ है, इस वजह से आवाज ऐसी आ रही है। कर रहे काम, इस पे हो जाएगा सही। आइए अगले सवाल पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखो। सवाल ये कह रहा है, यदि किसी चालकता सेल में, यदि किसी चालकता सेल में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.01 मोलर केसीएल है, ठीक है, एवं विलयन का प्रतिरोध एवं विलयन का प्रतिरोध 1750 ओम है। विलयन का प्रतिरोध 1750 ओम है। यदि विलयन की चालकता
यदि विलयन की चालकता 0.152 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, 0.152 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो सेल नियतांक कितना होगा? कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, प्लीज ध्यान से देखें। हमारे पास एक चालकता सेल है जिसके अंदर हमको ये डेटा दिया हुआ है। आपके पास 3 मिनट है सवाल को ट्राई करना। ट्राई करिए प्लीज। हमारे पास सांद्रता है, हमारे पास प्रतिरोध है, हमारे पास चालकता है। सर सांद्रता का तो हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको नहीं यूज करेंगे। हर डेटा यूज किया जाए ऐसा जरूरी थोड़ी है। जो काम का डेटा है वो देख लो। तो हमें अगर सेल नियतांक निकालना है तो बड़ा आसान सा काम है भाई। सेल नियतांक का मतलब क्या होता है? कापा बराबर जी इंटू जी स्टार। सेल नियतांक का मतलब क्या होता है? कापा बराबर जी इंटू जी स्टार। अगर हम जी स्टार की बात करते हैं तो जी स्टार बराबर कापा अपॉन जी। जी स्टार बराबर कापा अपॉन जी। अब कापा अपॉन जी की बात करनी है तो कापा तो ये रहा, अपॉन जी की बात करनी है तो जी होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध है 1750, तो ये हो जाएगा ये, है ना। अगर ये चीज है तो ध्यान से देखें, हमने बोला ये चीज बन रही है 152 इंटू 1750 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है जी, ये हमारा क्या बन जाएगा? सेल नियतांक। अब बस कैलकुलेशन आपको करनी है। इसको सॉल्व वॉल्व जब कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 0.266 सेंटीमीटर इनवर्स। 0.266 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए ध्यान से, जी स्टार आ रहा है ना, 0.266 सेंटीमीटर इनवर्स। बढ़िया है जी, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमने ये निकाल लिया तो इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक देखो। अभी तक आपने एक नॉर्मल चालकता निकालना सीखा है, चालकत्व निकालना सीखा है। अभी यहां पे दो टर्म्स और ऐड करते हैं। पहला टर्म है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको बोला जाता है लैम्डा एम। इसे बोला जाता है लैम्डा एम। इसे हिंदी में कहते हैं मोलर चालकता। इसे हिंदी में कहते हैं मोलर चालकता। क्या मतलब होता है मोलर चालकता का? बेटा जी, अगर आपके वैद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 मोल है तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी वो मोलर चालकता होगी। हमने क्या बोला? 1 मोल वैद्युत अपघट्य की जो चालकता है, 1 मोल वैद्युत अपघट्य की चालकता
उसकी मोलर चालकता होगी। एक मोल वैद्युत अपघट्य की चालकता उसकी मोलर चालकता होगी। अगर ये लैम्डा एम है तो हमने बोला बेटा जी इसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन एम। लैम्डा एम किसके बराबर होता है? कापा इंटू 1000 अपॉन एम। और इसकी यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा एम किसके बराबर है? कापा इंटू 1000 अपॉन एम। यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक इसी तरीके से मोलर चालकता के बाद अगली आती है तुल्यांकी चालकता। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसे हम कहते हैं लैम्डा इक्यू। इसे हम क्या कहते हैं? लैम्डा इक्यू। ठीक है जी, हम इसे बोलते हैं तुल्यांकी चालकता हिंदी में। इसे हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी चालकता। क्या मतलब होगा तुल्यांकी चालकता का? तो जैसे हमने मोलर चालकता बोला, एक मोल के लिए जो चालकता आ रही है, ठीक उसी प्रकार अगर मेरे पास किसी पदार्थ का या वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक है, अगर मेरे पास वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक है, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य के लिए जो चालकता होगी वो क्या कहलाएगी? तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे, कापा इंटू 1000 अपॉन एन। इसे क्या कहते हैं? कापा इंटू 1000 अपॉन एन। यहां पे एम होती है मोलरता और एन होती है नॉर्मलता। अब आपके लिए थोड़ा काम बढ़ने वाला है कि आपको नॉर्मलता और रिडॉक्स से रिलेटेड जो फंडे हैं वो मैं आज का होमवर्क यही दूंगा कि घर से रिडॉक्स वाले फंडे रिवाइज करके आना। घर से रिडॉक्स वाले फंडे रिवाइज करके आना, क्योंकि ये चीज हमारे काम आएगी आगे। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। बढ़िया। ये तुल्यांकी चालकता, ये मोलर चालकता। बढ़िया, वो मोलर था, ये नॉर्मल था। अगर आपसे कोई कहे नॉर्मलता और मोलरता में क्या रिश्ता है, तो भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है हम आपको दिखाते हैं। एन बराबर होता है मोलरता इंटू एन कारक, है ना। एन बराबर होता है मोलरता इंटू एन कारक। तो ये हो जाएगा नॉर्मलता, ये हो जाएगी मोलरता, और इंटू ये है एन कारक। ठीक है जी, एन कारक। तो आप एक बात देखिए, अगर मैं लैम्डा इक्यू को लिख रहा हूं लैम्डा कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन, तो मैं एन की जगह पे ये भी तो लिख सकता हूं। अगर मैं एन की जगह पे ये भी लिख सकता हूं तो समझने की कोशिश करो, ये चीज क्या बन गई? लैम्डा एम। ये चीज क्या बन गई? लैम्डा एम। तो हम क्या बोलेंगे कि लैम्डा इक्यू जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा एम अपॉन एन कारक। लैम्डा इक्यू जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा एम अपॉन एन कारक। ठीक है, एन कारक क्या होता है, कैसा होता है, ये सब आपको होमवर्क में पढ़ना है। जल्दी से बताओ भाई, ये दोनों चीजें क्लियर है क्या? ये दोनों चीजें क्लियर है क्या? इस पे सवाल करवाऊंगा अभी, इस पे सवाल करवाऊंगा अभी। यस,
हाँ भाई, प्लीज बताएं। क्लियर है साहब? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृष्ण ने कह दिया तो हमने मान लिया। हाँ बेटा, अर्जुना बैच से पढ़ सकते हो, नहीं तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। अगर आपने 11वीं में कहीं और कोचिंग की है तो आप वहां से पढ़ सकते हो, जहां से आपको अच्छा लगे। एन कारक क्या है, ये पढ़ के आना है। नॉर्मलता एक बार पढ़ के आना है। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है? ये जो बच्चे कह रहे हैं ना एन कारक क्या होता है सर, ये होमवर्क है। आज तो काम नहीं आएगा, बट आने वाली क्लासेस में काम आएगा। तो होमवर्क लिख लो अपना, कल की छुट्टी भी है। आपको नॉर्मलता क्या होती है ये पढ़ना है, ठीक है? आपको एन कारक क्या होता है ये पढ़ना है। रिडॉक्स वाले चैप्टर से, क्लास 11, ठीक है जी? इसको पढ़ना है अच्छे से। तुल्यांकों का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो पढ़ना है। ये सब कुछ आपको रिडॉक्स से मिल जाएगा, ठीक है जी? बढ़िया है ना? बहुत सही, ठीक है जी, ओके। अगर ये सब समझ में आता है तो आइए क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है केसीएल की सांद्रता है 0.01 मोलर। जी स्टार नहीं, आपको एल दिया हुआ है, जी स्टार दिया हुआ है, ठीक है जी? आपको और क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है आपको बताना है लैम्डा एम। ट्राई करना तो, ट्राई करना तो, 2 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। लैम्डा एम कैसे निकालोगे बताओ भाई? फॉर्मूला लगाओ, डेटा पहचानो, कैसे यूज करोगे देखो, और काम बन जाएगा। यस, आइए हमें बताना है लैम्डा एम क्या होगा। देखो, लैम्डा एम बराबर है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। लैम्डा एम बराबर है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। अब कापा क्या होता है? जी इंटू जी स्टार, ये भी हमें पता है। तो जी भी पता है और जी स्टार भी पता है।
तो ये हो गया 1/1750 इंटू 0.266, ये हो गया कापा। अगर ये हो गया कापा तो ध्यान से देखना, ये बन गया 0.266 अपॉन 1750 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरता। मोलरता कितनी है? 0.01, राइट। तो ये चीज क्या बन जाएगी? ये चीज बन जाएगी ये 0.266 इंटू 1000 अपॉन 1750 इंटू 0.01, ये लैम्डा एम आ गया। अगर ये लैम्डा एम आ गया तो ध्यान से देखना, ये दशमलव हटेगा, नीचे 1000 आएगा, ये हटेगा, ऊपर 100 आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 266 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1750। एक जीरो से एक जीरो भी कट गया, बाकी इसको सॉल्व करना है। ये लगभग बनेगा 15.2, लगभग क्या बनेगा? 1.52 बनेगा क्या शायद? ये बन रहा है, हाँ, 266 इंटू 0 10 है ना, 15.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्योंकि मैं इसे काटूंगा 5 की टेबल से 2 टाइम्स, ये कटेगा 5 3 जा 15, 5 5 जा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो ये बनेगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 2 जा 4 और 1 5 डिवाइडेड बाय 35। इसे सॉल्व करेंगे तो 15.2 के आसपास आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं बाकी एक बार कैलकुलेटर से। हाँ, 15.2 बिल्कुल ठीक है जी। तो ये आ गया आपका लैम्डा एम। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर लिया। आसान सवाल है, मेंस में आ भी सकता है, बट सिर्फ इस पे सवाल आएगा इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर करवाना जेई का टेस्ट उतना है नहीं। जेई को थोड़ा अच्छा लेवल भी देना आता है पेपर में, और जब इस टॉपिक में स्कोप है अच्छे लेवल का तो फिर वो क्यों नहीं देगा? डेफिनेटली देना चाहेगा। जब यहां पे स्कोप है अच्छा सवाल देने का तो डेफिनेटली देना चाहेगा। तो वो कहां से देना चाहेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि भाई ऐसा है, ध्यान से समझो मेरी बात को। वो बोलेगा भाई ऐसा है, ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं यहां पे एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं जो कि है चालकता एवं मोलर चालकता पर तनुकरण का प्रभाव। चालकता एवं मोलर चालकता पर तनुकरण का प्रभाव। समझो मेरी बात को ध्यान से। चालकता एवं मोलर चालकता पर तनुकरण का प्रभाव, कि हम तनुकरण कर रहे हैं उससे क्या होगा। तनुकरण कर रहे हैं उससे क्या होगा? तनुकरण का मतलब क्या होता है? तनुकरण का मतलब होता है जल ऐड करना। तनुकरण का मतलब क्या होता है? जल ऐड करना, है ना। आप विलयन में जल डालते जा रहे हो, विलायक का मान बढ़ाते जा रहे हो। अगर आप विलायक का मान बढ़ाते जा रहे हो, जल डालते जा रहे हो, तो तनुकरण होता जा रहा है। तनुकरण से क्या होगा, कैसे होगा, समझे ध्यान से बात। तो पहले हम चालकता की बात कर लेते हैं, फिर हम मोलर चालकता की बात कर लेंगे। पहले हम चालकता की बात कर लेते हैं, फिर हम मोलर चालकता की बात कर लेंगे। आइए ध्यान से बात करें। अगर हम चालकता पे बात करना चाहते हैं तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने जब टॉपिक शुरू भी किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ताप बढ़ने पर चालकत्व बढ़ता है, चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर चालकत्व बढ़ता है, चालकता बढ़ती है। अगर मैं आपसे चालकत्व या चालकता के बारे में रिलेशन पूछूं, आपने आप एक चीज नोटिस नहीं करी। कापा का फॉर्मूला है G इंटू जी स्टार, यानी कि G इंटू एल बाय ए। यानी कि अगर मैंने बोला कि ये मेरा एक बीकर है जिसके अंदर मेरा विलयन है, ठीक है, पूरा का पूरा मैंने बीकर भरा हुआ है विलयन से। अगर हमारे पास रॉड के बीच की दूरियां हैं 1 सेंटीमीटर,
अगर हमारे पास क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर मेरे पास में कैथोड एनोड के बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर, अगर मेरे पास एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और मैंने इसको दोनों जगह से किसी बढ़िया स्रोत से जोड़ा हुआ है, एसी स्रोत से जोड़ा हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं ये कह सकता हूं क्या कि इस सेल का आयतन क्या हो गया, लेंथ इंटू एरिया, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैं ये कह सकता हूं क्या कि मेरे सेल का आयतन क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मेरे सेल का आयतन हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, मैं एक और चीज बोल सकता हूं कि जो सेल नियतांक है वो क्या हो गया, L/A, यानी कि 1 सेंटीमीटर/1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर ऐसी बात है, जी स्टार का मान मैंने 1 कर दिया, यहां पे 1 लिख दिया, तो मैंने बोल लिया उस स्थिति में भैया कापा जो है वो किसके बराबर हो गया, जी के। यदि मेरे सेल में रॉड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, रॉड का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऐसी स्थिति में जी स्टार का मान 1 हो गया। अगर जी स्टार का मान 1 हो गया तो कापा और जी का मान बराबर हो गया। यानी कि मैं ये बोलूं क्या कि अगर आपको चालकता को परिभाषित करना है, अगर आपको चालकता को, कापा को परिभाषित करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप बोलेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन की जो चालकत्व होता है वही उसकी चालकता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस सेल में जितना भी विलियन है, तो सेल का जितना आयतन है पूरे में विलियन भरा हुआ है, और सेल का आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहां पे कापा को डिफाइन कर सकते हैं क्या, हमने बोला किसी सेल में एक सेंटीमीटर क्यूब विलियन का चालकत्व उसकी चालकता कहलाता है। एक सेंटीमीटर क्यूब विलियन का चालकत्व उसकी चालकता कहलाता है। देख सकते हैं आप, ये डेफिनेशन समझनी जरूरी है। यानी कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब जितने आयन है, जैसे जैसे आयनों की संख्या बढ़ेगी चालकता बढ़ेगी क्या, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा आयन होंगे तो ज्यादा मूवमेंट इधर उधर होगा, ज्यादा मूवमेंट इधर उधर होगा तो चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि चालकता आयनों के मूवमेंट से बढ़ती है ना। हम ये बात कह सकते हैं यहां पे कि चालकता जो है वो समानुपाती है आयनों की संख्या के। चालकता जो है वो समानुपाती है आयनों की संख्या के। अगर चालकता समानुपाती है आयनों की संख्या के, तो जहां ज्यादा आयन होंगे वहां ज्यादा चालकता होगी, यही तो बात है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने तनुकरण किया, तो होगा क्या भाई, विलय तो उतना ही है, परंतु यहां एक नई चीज होने वाली है। आयनों की संख्या की होती है, बात तो जनरल थी, मैंने समझा दी। अभी उसका तनुकरण से कोई लेना देना नहीं है, वो बात मुझे बतानी थी, मैंने आपको अलग से बताई है, वो यूज भी होगी आगे जाके। अभी आप एक बात देखो, तनुकरण करने का मतलब क्या होता है, आपने जल ऐड किया, जल ऐड करने का मतलब क्या है, आपने आयतन बढ़ाया। तो मैंने बोला कि भाई अगर मैं तनुकरण कर रहा हूं, तनुकरण करने का मतलब है जल ऐड करना, और जल ऐड करने का मतलब है विलयन का आयतन बढ़ाना। अगर विलयन का आयतन बढ़ाना है, तनुकरण करने का मतलब है जल ऐड करना, जल ऐड करने का मतलब है विलयन का आयतन बढ़ाना। अगर बेटा विलयन का आयतन बढ़ा तो तुम एक बात सोचो, इतना सा विलयन है, पहले वो जितना भी विलयन तुम्हारे पास है, पहले वो इतने एरिया में, इतनी जगह में था, अब वो इतनी जगह में है। ठीक है, विलयन यही है, ठीक है, पर अब वो विलयन इतनी जगह में अगर है, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या आयनों को मूवमेंट करने के लिए ज्यादा जगह मिल गई क्या? अगर आयनों को मूवमेंट करने के लिए ज्यादा जगह मिल गई है, तो ये बताओ
क्या मैं ये कहूं क्या कि अगर आप प्रति सेंटीमीटर क्यूब देखोगे तो आयनों की संख्या क्या हो गई? कम। प्रति सेंटीमीटर क्यूब अगर आप देखोगे तो आयनों की संख्या क्या हो गई? कम। क्योंकि भाई ऐसी बात है कि जब जगह कम थी तो सपोज करो इतनी जगह में 3 आयन आ रहे थे, अब इतनी जगह में 1 ही आयन आ रहा होगा क्योंकि ज्यादा जगह है घूमने के लिए। सही बात है। अगर आपका 2 कमरों का घर है और आप 6 मेंबर हैं तो हो सकता है आप 3-3 लोग दोनों कमरों में सो रहे हो। पर अगर आपका 6 कमरों का घर है और आप 6 मेंबर हैं तो आप एक एक मेंबर सोओगे ना हर कमरे में, यानी कि हर कमरे में लोगों के सोने के जितने लोग सो रहे थे उनकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि जगह बढ़ गई। अगर जगह बढ़ गई तो मैंने वही बोला कि तनुकरण करना मतलब विलयन का आयतन बढ़ा, और अगर विलयन का आयतन बढ़ा यानी कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या, प्रति सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या कम हो गई। प्रति सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या घट गई। अगर वैद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या घट गई तो बेटा जी आयनों की संख्या घटने से तो चालकता ऑब्वियसली क्या होती है? घटती है। यानी कि मैंने ये बोला कि तनुकरण करने पे चालकता घटेगी। तनुकरण करने पर चालकता घटेगी। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? भाई सीधी सी बात है, तुम ये कह लो सॉरी मैं ऐसे समझाता हूं यही चीज। मेरे पास सपोज करो 5 K प्लस है, 5 Cl माइनस है, तो मैंने बोला K प्लस Cl माइनस, 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 इस तरीके से 5 K प्लस है, 5 Cl माइनस है। अब ये मेरे पास जगह ज्यादा हो गई, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लो जी। अभी भी मैंने 5 K प्लस और 5 Cl माइनस लगाए हैं, परंतु अगर आप नोटिस करें तो हमने बोला प्रति सेंटीमीटर क्यूब अगर तुम देखोगे, प्रति सेंटीमीटर क्यूब अगर तुम देखोगे तो यहां पे हमारे पास में 2 आयन आ रहे हैं टोटल, यहां 1 ही आयन आ रहा है क्योंकि जगह बढ़ गई भाई। उतने ही आयन को घूमने के लिए अब ज्यादा स्पेस मिल गया। अगर ज्यादा स्पेस मिल गया तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयनों की संख्या क्या हो गई है? घट गई है। प्रति से ओवरऑल तो आयनों की संख्या उतनी है, पर प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयनों की संख्या घट गई है। मैं बार बार समझा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बढ़िया से बैठ जाए। तो हम कहते हैं तनुकरण करने पर चालकता हमेशा घटती है। सही है, क्योंकि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयनों की संख्या भी कम हो जाती है। प्लीज बताओ भाई, फील आई क्या? समझ में आया क्या? यस हाँ जी दोस्त, प्लीज मुझे बताएं, कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से बता दो भाई। यस आगे बढ़े। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए जी आगे बात करते हैं। अगर मुझे आगे बात करनी है, अगर मुझे अगले टॉपिक पे चलना है तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करूंगा, है ना? चलो चलो आगे चले, डाउट देख लेते हैं, डाउट देख लेते हैं। आइए सर एक बार और समझा दो। राखी बेटा क्या समझाना है ये बताओ। कौन सा, ये वाला सवाल? अच्छा बेटा, लैम्डा एम आपसे पूछा है। लैम्डा एम अगर पूछा है तो कापा इंटू 1000 अपॉन एम हो जाएगा।
कापा निकलेगा जी इंटू जी स्टार से, डेटा दिया हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मोलरता दी हुई है, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपका ये डाउट है कि ये कहां से आया, तो ये बेटा 11th क्लास में रिडॉक्स में पढ़ाया था कि नॉर्मलता जो होती है वो मोलरता इंटू एन कारक के बराबर होती है। तो एन कारक क्या चीज होता है, वो हर चीज में अलग होता है। अम्लों के लिए एन कारक का अर्थ अलग है, क्षार के लिए एन कारक का अलग मतलब अलग है, लवण के लिए एन कारक का मतलब अलग है। तो वो आप जैसे जैसे देखेंगे, एन कारक रिवाइज करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से एन कारक मोलरता इंटू एन कारक होता है, और वो हमने यहां पे पुट कर दिया। ठीक है जी, बढ़िया। आगे सुनिए सर, वाई 0.999 इज इक्वल टू 1। लगभग बेटा राउंड ऑफ बोलते हैं इसको, राउंड ऑफ करना तो हमने बचपन से सीखा ही है, राउंड ऑफ कर देते हैं तो उसको 1 बोल देते हैं। ठीक है जी, ये कैसा डाउट था सर? इसको पढ़ने के बाद आईआईटी हो जाए तो पढ़े, झूठे भरोसे में मत रखना, झूठे भरोसे में मत रखना। अच्छा 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 बेटा, ऐसा है यार, इसको अगर तू ढंग से पढ़ लेगा तो तू आईआईटी चला जाएगा, बट बात है कि जब तू ऐसे वादे नामे करेगा क्लास में तो फिर तू कहीं भी नहीं जा पाएगा। तो ये जो करते हैं वो कहीं पहुंचते नहीं है। ठीक है, ये जो ऐसी बातें करते हैं वो कहीं पहुंचते नहीं है। मैंने एक रील बनाई थी, आपको ज्यादा ध्यान होगा, कि ऐसे झूठे दिलासे और ये इमोशनल बातें करने से अगर कोई सिलेक्शन होता तो भैया फिर तो हो चुका होता। राइट, तो तू डायलॉग बाजी अच्छी कर लेता है, तू स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी शुरू कर, क्या पता कहीं सीरियल वीरियल में काम मिल जाए, है ना? स्क्रिप्ट लिखने का काम तो मिल ही जाएगा। सर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। वर्तिका बेटा, कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे बताइए प्लीज, कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे बताइए प्लीज, नाम बताओ कॉन्सेप्ट का, उस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ठीक है, तनुकरण क्या होता है? गोलू यादव बेटा, तनुकरण का मतलब है जल ऐड करना, जल ऐड करना। अगर आपके पास सपोज करो आपने आधा गिलास भरा हुआ है, ठीक है, पानी से, और उसमें आपने नमक मिलाया और उसको घोल दिया, अब आपने ऊपर से पानी और डाल दिया, आधा गिलास और भर दिया, मतलब आपने विलयन में जल की मात्रा बढ़ा दी। जल की मात्रा बढ़ाने को तनुकरण कहते हैं, और जल बढ़ गया मतलब विलयन का ओवरऑल आयतन भी बढ़ गया, है ना? तो इसको तनुकरण कहते हैं। समझ रहे हो बात? इंग्लिश में कहते हैं इसे डाइल्यूशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। ठीक है जी, ओके। सर फिर से एक्सप्लेन, आंसर रीचेक करो प्लीज। कौन सा क्वेश्चन भाई, कौन सा आंसर रीचेक करें? यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है, उस स्लाइड पे तो बता जिस पे चेक करवाना चाहता है। कल की छुट्टी है क्या? यस बेटा। सर तनुकरण मतलब होता है कि हल्कापन, नहीं भैया, जल का ऐड होना, जल का ऐड होना तनुकरण होता है। लिखा भी था मैंने वहां पे, देखो लिखा है जल ऐड करना। भाई कैसी बातें कर रहे हो, देखी हुई चीजें पूछ रहे हो। यस सर, जी का मान 1/1750 है तो R 1750 होगा ना? हाँ जी, 100%। सर पोल दिया करो प्लीज। ओके जी, इसका आंसर 0.152 आ रहा है, 152 आ रहा है। अच्छा, उस क्वेश्चन के आंसर में बोल रहे हो क्या तुम लोग? 15.2 आएगा भाई। सॉल्व तो किया है तुम्हारे सामने कैलकुलेटर से। यस, लाओ भाई पूरा चेक कर देते हैं, पूरा कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। दोस्त ये बन रहा है 0.266 इंटू 1000 15.2 तो आ रहा है भाई। काय स्पैमिंग कर रहे हो यार? 15.2 ही आएगा मालिक। समझ आ गया अच्छे से? बढ़िया। कप्पा मुझे ठीक से एक्सप्लेन नहीं हुआ, कप्पा क्या है भाई? कप्पा इस चाल लगता है, तू तो इतना सेंटी हो रहा है जैसे फ्रेंडशिप बैंड है, घर थोड़ी लेके जाना है भाई। ये जो के है इसको कप्पा कहते हैं। अब मैं इसको ऐसे बना देता हूं, किताबों में ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, कैसे भी लिख दो, कप्पा तो कप्पा है, कप्पा इस चाल लगता है, उसको लिखने का तरीका है। दैट्स इट, इसमें क्या डिस्कस करना है? अब कप्पा की हिस्ट्री में थोड़ी जाएंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई। घटना बढ़ना अभी अभी बताया है, कप्पा से बता दिया है। क्लियर है सर? माय डाउट इज क्लियर, वेरी गुड। सर चालकता दोबारा बता दो, चालकता क्या होती है बेटा? अच्छा जी, चालकता क्या होती है बेटा? ध्यान से देखो, मैंने बोला कापा का फॉर्मूला है ये वाला, यानी कि G इंटू एल बाई ए। मैंने कहा ऐसे समझो इसको, यदि किसी सेल में कैथोड और एनोड के बीच की दूरी यदि किसी सेल में कैथोड और एनोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, और रॉड जो है कैथोड एनोड वाली, उनका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऐसे केस में L बाई ए का मान 1 हो जाएगा। अगर L बाई ए 1 हो गया मतलब G स्टार का मान 1 हो गया।
अगर जी स्टार 1 हो गया तो कापा और जी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो चालकत्व ही क्या हो जाएगा, चालकता। पर हमेशा नहीं, केवल उस स्थिति में जब इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और रॉड का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, या हम ये बोल दें कि आयतन हो लेंथ इनटू एरिया, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बढ़िया है। ओके, चलिए जी, बहुत बढ़िया। आगे चले, आगे चले, चलिए जी आगे बात करते हैं। अभी तक तो मैंने सिर्फ चालकता का प्रभाव समझा, अभी तक तो मैंने केवल चालकता का प्रभाव समझा। आओ भाई मोलर चालकता का प्रभाव समझते हैं, तनुकरण की वजह से क्या होगा। ये तो मैंने चालकता समझाई है, बात करें मोलर चालकता। अगर हम बात करें मोलर चालकता के बारे में, अगर हम बात करें मोलर चालकता के बारे में, तो क्या होगा। तो बेटा जी अगर मैं बात कर रहा हूं तनुकरण की, तो हमने बोला कि तनुकरण किया जा रहा है। अगर तनुकरण किया जा रहा है यानी कि जल ऐड किया जा रहा है, अगर जल ऐड किया जा रहा है यानी कि आयतन बढ़ाया जा रहा है, बीकर में आयतन बढ़ रहा है, बीकर में आयतन बढ़ रहा है। अगर बीकर में आयतन बढ़ रहा है तो दो तरीके की चीजें हो रही हैं। अगर आप कापा की टर्म्स में बात करो तो हम अभी अभी पीछे बात करके आए हैं कि चालकता घटती है तनुकरण करने पे। अभी अभी हम पीछे बात करके आए हैं कि जो चालकता है वो घटती है तनुकरण करने पे, ये बात हम करके आए हैं। दूसरी बात बेटा, अगर आप मोलरता की बात करो तो मोलरता होता है मोल अपॉन आयतन। अब अगर तनुकरण हो रहा है तो आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है तो मोलरता घट रही है, आयतन बढ़ रहा है तो मोलरता घट रही है। दो चीजें हैं, ध्यान से समझना। हमने बोला कापा भी घट रहा है, मोलरता भी घट रही है, कापा भी घट रहा है, मोलरता भी घट रही है। अगर दोनों चीजें हो रही है तो बेटा इसको समझने की कोशिश करें। हमने बोला लैम्डा एम बराबर कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। तो हमने ये बोला है कि अगर तनुकरण किया जा रहा है तो जो मोलरता है ये भी घट रही है। हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर तनुकरण किया जा रहा है तो जो मोलरता है वो तो घट ही रही है, एवं कापा भी घट रहा है। अब मेरे पास कंफ्यूजन है यहां पे। अगर मैं कापा के हिसाब से रिजल्ट मानता हूं तो लैम्डा एम कापा के समानुपाती है, अगर कापा घट रहा है तो लैम्डा एम भी घट जाएगा। दूसरा रिजल्ट, अगर मेरी मोलरता घट रही है, अरे सर, अरे भैया गेट पूरा बंद कर दो। अगर कापा घट रहा है तो लैम्डा एम भी घट रहा है। ठीक है, अभी भैया आए थे, भैया गेट खोल गए, भैया पूरे ऑफिस को थोड़ी पढ़ा देंगे हम, सब लोग अपनी अपनी कक्षा ले रहे हैं और माइक पे बहुत जोर से आवाज आती है। कोई बात, अगर कापा घट रहा है तो लैम्डा एम भी घट रहा है क्योंकि ये दोनों समानुपाती हैं। और अगर आप कापा को इग्नोर करके मोलरता के हिसाब से देखो तो अगर मोलरता घट रही है तो लैम्डा एम बढ़ रहा है, अगर मोलरता घट रही है तो लैम्डा एम बढ़ रहा है। प्लीज ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखें, मैंने क्या बोला। मुझे यहां पे दो तरीके के रिजल्ट दिख रहे हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या एक दूसरे के विपरीत है? मैंने बोला अगर कापा घट रहा है तो लैम्डा एम भी घट रहा है, तो इस हिसाब से तो लैम्डा एम घटना चाहिए तनुकरण करने पर। और दूसरा रिजल्ट ये कह रहा है कि अगर मोलरता घट रही है तो लैम्डा एम और मोलरता एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अगर ये घटेगा तो भैया ये बढ़ेगा, उस तरीके से लैम्डा एम बढ़ना चाहिए। तो सर ये क्या बात हुई, एक रिजल्ट से आप कह रहे हो घटेगा, एक रिजल्ट से आप कह रहे हो बढ़ेगा, हमें क्या मानना है, हमें तो ये बता दो। तो ऐसा है दोस्त, हम ये कहेंगे कि यहां पर प्रायोगिक तौर पर ऐसा देखा गया
प्रायोगिक तौर पर ऐसा पाया गया कि मोलरता का प्रभाव कापा के प्रभाव से बेहतर होगा। मोलरता का प्रभाव कापा के प्रभाव से बेहतर होगा। अगर मोलरता का प्रभाव कापा के प्रभाव से बेहतर होगा तो हम यहां पे इसके हिसाब से डिसीजन लेंगे और हम बोलेंगे कि इसका मतलब जैसे 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 मोलरता कम होगी, इसका मतलब जैसे जैसे ऐसे लिखते हैं, तनुकरण होगा मोलरता घटेगी और अगर मोलरता घटेगी तो लैम्डा एम बढ़ेगा। अगर मोलरता घटेगी तो लैम्डा एम बढ़ेगा। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर तनुकरण होगा तो मोलरता घटेगी तो लैम्डा एम बढ़ेगा। लैम्डा एम बढ़ेगा, यानी कि मेरे दो रिजल्ट आ गए जो मुझे डिस्कस करना था। तनुकरण करने पर भैया दो तरीके के काम हो रहे हैं। तनुकरण करने पर दोस्त दो तरीके के काम हो रहे हैं। तनुकरण करने पर दो तरीके के काम हो रहे हैं। पहला, कापा जो है वो तो घट रहा है और लैम्डा एम जो है वो बढ़ रहा है। मतलब कोई भी बोले तनुकरण हो रहा है, मोलर चालकता का क्या होगा? बढ़ेगी। कोई भी बोले तनुकरण हो रहा है, कप्पा का क्या होगा? चालकता का क्या होगा? घटेगी। ये बातें ध्यान रखने की है, इंपॉर्टेंट बात है। ये बात ध्यान रखने की है, इंपॉर्टेंट बात है कि तनुकरण करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कापा घटेगा, लैम्डा एम बढ़ेगा। कापा घटेगा, लैम्डा एम बढ़ेगा। ओके जी, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अच्छी बात। ठीक है साहब। अगर लैम्डा एम बढ़ेगा मतलब लैम्डा इक्यू भी बढ़ेगा, है ना? तुल्यांकी चालकता भी बढ़ेगी, मोलर चालकता भी बढ़ेगी। बट क्वेश्चन ज्यादा मोलर चालकता पे आते हैं तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यार एक और सवाल है। मैं बोल रहा हूं कि वैद्युत अपघट्य जो हमारे पास होगा से ना, हम जो बीकर में वैद्युत अपघट्य डाल रहे हैं, सेल बना रहे हैं जब, तो इसके अंदर हम जो वैद्युत अपघट्य डाल रहे हैं, इसमें जो आप वैद्युत अपघट्य डाल रहे हो, जैसे आप KCl डालो या आप CH3COH डालो या आप कुछ भी डालो, तो बेटा जी वैद्युत अपघट्य दो तरीके का होता है। वैद्युत अपघट्य दो तरीके का होता है, ध्यान से देखिएगा। आप एक बात सुनिएगा, वैद्युत अपघट्य दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। हमने क्या बोला? एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अगर हम प्रबल वैद्युत अपघट्य की बात करें तो हम बोलेंगे 100% आयनन होता है ना? कोई पदार्थ जिसका 100% आयनन होता है। अगर हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करेंगे तो इसका आंशिक आयनन होता है। आंशिक का मतलब है 100% से तो कम होता है, 100% से तो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो वो 100% आयनित हो जाएगा ऐसे।
पर अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो वो आंशिक रूप से आयनित होगा ऐसे, है ना। यहां साम्यावस्था रहेगी, यहां वन साइडेड रिएक्शन रहेगी। ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। अगर ये प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात आपको समझ में आती है तो बेटा जी इसका एग्जाम्पल होता है HCl, H2SO4, NaOH, KOH, NaCl, KCl एटसेट्रा। ठीक है, पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल क्या होते हैं? एसिटिक एसिड, जिनके लिए के भी दिया जाता है, NH4OH, HCN, है ना। और हमने क्या बोल दिया? और हमने बोल दिया AgCl एटसेट्रा। आयनिक साम्यावस्था में पढ़ते हैं वैसे तो इसको, बट मुझे अभी क्या बताना था? मुझे अभी ये बताना था कि लैम्डा m बढ़ता है तनुकरण करने पर। मैं इतनी बात समझ चुका हूं, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई है कि तनुकरण करने पर लैम्डा m का मान बढ़ता है, मोलर चालकता बढ़ती है। पर मोलर चालकता बढ़ेगी तो वैद्युत अपघट्य के लिए बढ़ेगी, क्योंकि मोलर चालकता क्या होती है? 1 मोल वैद्युत अपघट्य की चालकता। यानी कि लैम्डा m प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए भी बढ़ेगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए भी बढ़ेगा, पर दोनों के लिए बढ़ने का तरीका अलग अलग होगा। हमने बोला कि भाई तनुकरण करने पर लैम्डा m बढ़ेगा। अगर तनुकरण करने पर लैम्डा m बढ़ेगा तो भैया ऐसा है कि लैम्डा m तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए भी बढ़ेगा। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए भी बढ़ेगा। लैम्डा m प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए भी बढ़ेगा और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए भी बढ़ेगा। पर दोनों के लिए बढ़ने का तरीका अलग अलग होगा, दोनों के लिए बढ़ने का तरीका अलग अलग होगा। तो हमें अब यह सीखना है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा m कैसे बढ़ता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा m कैसे बढ़ता है। और यह बात जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चंस आए हैं, कई बार ही क्वेश्चंस आए हैं पेपर के अंदर, हमें समझ में आना चाहिए। ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बात करूं प्रबल वैद्युत अपघट्य, तो हम समझते हैं तनुकरण करने पर लैम्डा m पे क्या होगा। तो बेटा लैम्डा m में तनुकरण करेंगे तो मोलरता घटेगी, मोलरता घटेगी। मोलरता को सांद्रता भी कहते हैं, है ना। हम लोग जनरली मोलरता जो होती है किसी वैद्युत अपघट्य की उसको सांद्रता भी कहते हैं, और सांद्रता को C भी कहते हैं, सांद्रता को C भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहां पे ग्राफ बनाते हैं। इस साइड हमने रखा लैम्डा m, इधर एक्स एक्सिस पे हमने रखा रूट सी, वाई एक्सिस पे मैंने रखा लैम्डा m, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या रखा? रूट सी। अगर मैंने रूट सी रखा, रूट सी मतलब सांद्रता का वर्गमूल। ये क्यों रखा? ये एक्सपेरिमेंटल है, एक इक्वेशन बनने वाली है, बट अल्टीमेटली मुझे तो ये कहना है कि तनुकरण होगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी और लैम्डा m बढ़ेगा। इतनी बात हम कई बार कर चुके हैं। तो अगर आपको देखना हो कि यहां पे क्या होगा, तो भैया जैसे जैसे सांद्रता घटेगी लैम्डा m बढ़ता जाएगा, क्योंकि सांद्रता घटने का मतलब क्या है? सांद्रता घटने का मतलब ही यही है कि आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है मतलब तनुकरण हो रहा है, तनुकरण हो रहा है तो लैम्डा m बढ़ रहा है। आप देखो ध्यान से, जब सांद्रता ये थी तो लैम्डा m का मान ये था, सांद्रता कम हुई तो लैम्डा m का मान बढ़ गया, सांद्रता और कम हुई तो लैम्डा m का मान और बढ़ गया, और यहां जब सांद्रता शून्य को अप्रोच कर गई तो लैम्डा m की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू पे आके रुक गई। जब सांद्रता शून्य हो गई तो बेटा जी इसका मतलब क्या है? मोल अपॉन आयतन, है ना।
तुम एक बात सोचो, ये वैल्यू 0 कब होगी? जब आयतन किसको अप्रोच करेगा? अनंत को। ये वैल्यू 0 कब होगी? जब आयतन किसको अप्रोच करेगा? अनंत को। और जब अनंत हो गया आयतन, मतलब तनुता हो गई अनंत, तो ऐसी स्थिति में लैम्डा एम का मान क्या होता है? लैम्डा एम इंफिनिटी। तो अगर आप देखें ये चीज, तो तनुकरण करने पर सांद्रता घटती है ना? हमने बोला तनुकरण करने पर सांद्रता घटती है, लैम्डा एम बढ़ता है। ये चीज हमें यहां पे नजर आ रही है। जब सांद्रता शून्य को अप्रोच कर गई, मतलब अनंत को आयतन अप्रोच कर गया, उस टाइम पे लैम्डा एम आपका लैम्डा एम इंफिनिटी को अप्रोच कर गया। अल्टीमेटली एक सरल रेखा जैसा दिखाई दे रहा है, जिसकी ढाल ऋणात्मक है, अंतःखंड धनात्मक है। हमने रासायनिक बल गतिकी में ऐसे ग्राफ पढ़े हैं, तो इसकी इक्वेशन समझनी जरूरी है। इसकी इक्वेशन होती है ये, वाई एक्सिस पे लैम्डा एम है, एक्स एक्सिस पे रूट सी है, ढाल है -b, अंतःखंड है लैम्डा एम इंफिनिटी। अंतःखंड क्या है? लैम्डा एम इंफिनिटी। तो हमने बोला लैम्डा एम इक्वल टू -b√c प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी, है ना? ये इक्वेशन इस सरल रेखा को फॉलो करता है प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए आपका ग्राफ। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है कि भैया आपकी लैम्डा एम बढ़ रही है, पर इस तरीके से बढ़ रही है सरल रेखा के हिसाब से, है ना? तो हमने बोला यहां ये जो लैम्डा एम इंफिनिटी हमने लिखा है, ये एक नई बात आई है जो ध्यान देने योग्य है। इसे कहा जाता है अनंत तनुता पर इसे कहा जाता है अनंत तनुता पर मूलर चालकता। इसे कहा जाता है अनंत तनुता पर मूलर चालकता। देख पा रहे? लैम्डा एम इंफिनिटी को कहा जाता है अनंत तनुता पर मूलर चालकता, क्योंकि तनुता जब अनंत हो गई है, तब जो मूलर चालकता का मान है वो है लैम्डा एम इंफिनिटी। देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। बी कोई कांस्टेंट है जिसका मतलब हमें जानने की जरूरत नहीं है। बी कोई कांस्टेंट है जिसका मतलब हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ढाल ऋणात्मक होगा जब भी तो -b है, जब भी तो -b है ना? ठीक है, ओके जी, क्लियर है? चलिए जी, आगे बात करें, आगे बात करें। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं कि ऐसे सर ने आपको रोस्ट किया। भाई हम नहीं मानते, हमको वीडियो दिखाओ फिर मानेंगे, हमको प्रूफ दिखाओ फिर मानेंगे, हम मान ही नहीं सकते। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है जी, ओके ओके। चलो, तो ये जो भी पढ़ाया, देखो लास्ट में तुम्हारा रोज का है। जब तक मैं लास्ट सी को रूट में लिखा है क्योंकि ये प्रायोगिक है, ये प्रायोगिक है। ठीक है, चलो चलिए जी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां तक अगर हमें चीजें समझ में आई है, यहां तक अगर हमें चीजें समझ में आई है, तो जितना भी पढ़ाया है इसको ढंग से रिवाइज करना, जो भी पढ़ाया है इसको ढंग से रिवाइज करना। अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को शायद, है ना? मंडे को होगी अब क्लास, तो मंडे को इसके आगे बात करेंगे। 3 लेक्चर का मोटा मोटी रह गया ये चैप्टर, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना? ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बात करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी, ओके, सही है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके जी, आगे बढ़े क्या? ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहीं पे आज की क्लास को खत्म करते हैं। अच्छे से रिवाइज करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।